भू कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा जनता की जनभावनाओं के अनुरूप भू कानून को किया पारित, कानून को लेकर लंबे समय से जनता कर रही थी मांग। भू कानून संशोधन विधेयक पारित को लेकर कांग्रेस कर रही विरोध, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का आया बयान, कहा सरकार को जारी करना चाहिए श्वेत पत्र। सीएम धामी के शासकीय आवास पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, सीएम पुष्कर सिंह धामी से नेता प्रतिपक्ष आर्या ने की भेंट, विभिन्न समसामयिक विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा शुरू, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, नकल विहीन परीक्षाएं कराए जाने को लेकर शासन प्रशासन प्रतिबद्ध। और रामनगर में महाशिवरात्रि मेले को लेकर तैयारियां शुरू, मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, शिवरात्रि के मौके पर आते हैं हजारों कांवड़िया। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार, और खबरों का रुख कर लेते हैं देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सख्त भू कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। भू कानून को लेकर लंबे समय से राज्य की जनता कर रही थी मांग, ये कहना है सीएम धामी का, जनता की जनभावनाओं के अनुरूप भू कानून को किया पारित, स्टेक होल्डर, सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी की सभी बातों का रखा ध्यान। प्रदेश में भूमि की नहीं होगी खरीद फरोख्त, निवेश किसी रूप में न होगा प्रभावित, इकोनॉमी और इकोलॉजी के रहेगा इन दोनों में संतुलन, जनता की जनभावनाएं बढ़े आगे, आंदोलनकारियों और देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले बलिदानियों को मेरा नमन, आंदोलनकारियों और बलिदानियों के कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा आगे, प्रदेश हित में लिए जा रहे नए नए ऐतिहासिक निर्णय, समावेशी बजट में हर वर्ग का प्रावधान, राज्य हित में जरूरी निर्णय लेने में कभी नहीं हटेंगे पीछे। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है। निश्चित रूप से जो जन भावनाएं हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर चाहते हैं, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जनभावनाएं आगे बढ़े। मैं प्रदेश के हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन सभी हुतात्माओं को भी इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं, जिनके कारण से हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनेक नए नए निर्णय हम ले रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं, समावेशी बजट हम लाए हैं जिसमें हमने हर वर्ग का प्रावधान किया है। यूसीसी हमने राज्य के अंदर लागू कर दिया है। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए थे, जिसमें 20,000 से अधिक भर्तियां हमने अभी तक। धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयां ये उत्कृष्ट और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना है। और जन भावनाओं के अनुरूप जो हमने निर्णय लिए हैं, निकट भविष्य में भी हम राज्य के हित में जो भी जरूरी निर्णय होंगे वो जरूरी निर्णय लेने में कभी पीछे। तो वहीं भू कानून संशोधन विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान, ये बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि 2018 के बाद किन किन व्यवस्था घरानों और लोगों को जमीनें किस प्रयोजन और किस उद्देश्य की दी है, इसको लेकर सरकार को जारी करना चाहिए श्वेत पत्र। सड़कों में उतरे जनसैलाब के दबाव में आकर कानून में किया संशोधन, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बाहरी लोगों को दी 12.5 एकड़ जमीन, कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासन और सरकार की अनुमति से नहीं खरीद सकता जमीन। दोनों जिलों में बड़ी मात्रा में होती है खेती, जमीनों की खरीद फरोख्त से काश्तकारों और खेती पर पड़ेगा बड़ा असर, जमीनें बिकने से पहाड़ों की तरफ तराई क्षेत्र भी हो जाएगा खाली। इसको लेकर कांग्रेस कर रही है विरोध, जमीनों की खरीद फरोख्त से काश्तकारों और खेती पर पड़ेगा बड़ा असर, जमीनें बिकने से पहाड़ों की तरह तराई क्षेत्र भी हो जाएगा खाली। देखिए, हमारा कहना है कि जो संशोधन विधेयक कल पारित किया गया है बहुमत के आधार पर,
हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 2018 के बाद किन किन व्यवसायिक घरानों को, किन किन लोगों को जमीनें दी गई और किस प्रयोजन के लिए दी गई, क्या उसका उपयोग किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए दी गई जमीनें, भूमियां, क्या वह आज उस जमीनों में उन्होंने जिस इंडस्ट्री लगाई है, होटल खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अगर अनुमति मांगी है, तो हमने कहा एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारा मत है कि एक दबाव है, जन दबाव था, जो जन सैलाब सड़कों पर उतर रहा है, सशक्त भू कानून की बात कर रहा है, मूल निवास की बात कर रहा है, तो सरकार ने दबाव में, जन दबाव में आकर संशोधन तो किए हैं, लेकिन उधमसिंह नगर है, हरिद्वार है, वहां पर बाहरी व्यक्तियों को 12.5 एकड़ जमीन देने का जो मंशा जाहिर की है, जो पारित किया है, कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासन और सरकार की अनुमति से जमीनें खरीद सकता है। और दोनों ही फर्टाइल लैंड हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर खेती होती है, फसलें होती हैं और गन्ना का उत्पादन होता है, धान और गेहूं की खेती है, प्रचुर मात्रा में होती है। अगर वहां पर इस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त होगी तो संभवतः वो जमीनें भी वहां पर जिस उपयोग के लिए आज तक हम एक उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, काश्तकार, छोटे मझोले बड़े काश्तकार काम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जमीनें वहां भी सब मिल जाएंगी। और जैसा पहाड़ आज खाली हो गया, तराई भी बिल्कुल खाली हो जाएगी। हमने इसका विरोध किया है। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के शासकीय आवास पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या। सीएम धामी से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने की मुलाकात और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सीएम धामी को पौधा किया भेंट। विभिन्न समसामयिक विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी से शासकीय आवास पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने की भेंट। ये तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी है, जिसमें सीएम धामी के शासकीय आवास पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सीएम धामी को एक पौधा भी भेंट किया है और दोनों के बीच में समसामयिक विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। राज्य में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आज कक्षा 10वीं के छात्र हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने के लिए स्कूलों में पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने बोर्ड की परीक्षा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सभी छात्रों को चेकिंग के बाद स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने प्रवेश पत्रों की भी उनकी गहनता से जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार से बोर्ड की परीक्षा बाधित ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हिंदी का प्रश्न पत्र देने के लिए पहुंचे छात्रों में परीक्षा को लेकर तनाव और उत्सुकता दोनों देखे गए हैं। स्कूलों में परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने बताया कि उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर काफी मेहनत की है। प्रश्न पत्र किस प्रकार का आएगा, इसको लेकर जहां थोड़ा तनाव है और उत्सुकता भी है। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने बताया कि बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन और स्वच्छता से संपन्न हो, इस पर पूरा फोकस बना हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू है। 21 फरवरी को 12वीं कक्षा के छात्रों ने परीक्षा दी है। ये बोर्ड की परीक्षा 11 मार्च तक चलेगी। तो होता ही है, पर पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे नंबर आए। ये हमने मेहनत की है पूरी। कितनी मेहनत करी है? हमने पूरी रात दिन मेहनत की, पूरे साल भर। शिवरात्रि के मौके पर माता बाल सुंदरी देवी और कूलर सिद्ध मंदिर रामनगर में हर साल विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। हर साल शिवरात्रि के मौके पर हजारों की तादाद में कांवड़ियों के साथ ही श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। इस दौरान अपनी अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। वहीं जिसे लेकर इस बार प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि मेले से पूर्व जंगल मार्ग की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य जारी है। साथ ही बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त मंदिर मार्ग और परिसर में सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे। मंदिर समिति द्वारा भंडारा प्रांगण में कंट्रोल रूम, लाउड स्पीकर स्थापित किए गए हैं ताकि मेले का
मेले के द्वारा सूचना का प्रचार प्रसार हो सके। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि खाली स्थान में पुलिस विभाग के सहयोग से पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मेला स्थान और आसपास के जंगल में मानव वन्य जीव संघर्षों की घटनाओं को रोकथाम पर्याप्त संख्या में वन विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। वहीं मंदिर में पेयजल की समस्या ज्यादा है, जिस पर प्रशासन ने गौर करने की बात कही है। उससे कार्रवाई करेंगे, जैसे कि पीडब्ल्यू को आदेश दिए कि आप रास्ते वगैरह गड्ढे वगैरह भरान कर लीजिए। मंदिर परिसर की जो कमेटी है उसको निर्देशित किया है कि अपने स्तर से आप वॉलंटियर रख लेंगे और आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगे। साथ ही वन, चूंकि उक्त स्तर जो है वन विभाग के अंतर्गत आता है, तो वन विभाग को निर्देशित किया अपने स्तर से आप पेट्रोलिंग कर लें, क्योंकि जंगली जानवर से कोई अटैक ना हो या किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, तो अपने स्तर से पेट्रोलिंग कर लेंगे और अन्य यदि कोई रास्ता वगैरह साफ सफाई और कुछ अन्य कार्य करने अपने स्तर से जल संस्थान को एक अलग से निर्देशित किया है। तो उसमें ये निर्देशित किया गया है जो सबके द्वारा कि आप 2 टैंकर आप पहले दिन 25 तारीख को भिजवा देंगे और उस टैंकर के माध्यम से पहले दिन पानी भर लिया जाएगा। तत्काल फिर 2 टैंकर और लगा दिए जाएंगे 25 की रात को, पहले भर के सभी जो छोटे टैंक से भर लिए जाएंगे और उसके बाद 2 टैंकर। शमशान घाट से मृत व्यक्ति की अस्थियां चोरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल आयुष्मान पराशर ने कलियर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके नाना का अंतिम संस्कार गांव स्थित शमशान घाट में किया गया। किसी ने उन्हें सूचना दी कि एक व्यक्ति उनके नाना की चिता पर तंत्र विद्या कर रहा है। वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक व्यक्ति को उनके नाना की अस्थियां चुराकर स्कूटी से भागते देखा। उन लोगों ने आरोपी को पकड़ा तो उसके बैग से नाना की अस्थियों के साथ तंत्र विद्या की सामग्री बरामद हुई है। आरोपी के पास से एक मोबाइल और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी बरामद हुई। थाना प्रभारी दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि आयुष्मान पराशर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी करने वाला व्यक्ति तांत्रिक है, उसके पास से तंत्र विद्या करने वाली सामग्री भी बरामद हुई है। उत्तराखंड विधानसभा बजट का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से प्रश्न किए हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं विधानसभा भवन देहरादून का, जहां सदन में नियम 58 के अंतर्गत चल रही है सदन की कार्यवाही। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। जिस तरह से उत्तराखंड राज्य का निर्माण, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन में पूरे उत्तराखंड के तराई से लेकर पहाड़ तक सबका योगदान रहा, सबकी भूमिका रही है। शहीद हुए हैं। आप किस माननीय नेता प्रतिपक्ष जी किस नियम के तहत क्या चीज है? जो कल की घटना है, माननीय कल की जो घटना हुई है जिससे एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में स्पष्ट कहा जा रहा है कि मैं उन शब्दों को कहने मुझे बड़ी कह नहीं पा रहा हूं कि काले पहाड़ के ये शब्द कितना जो बर्बाहत है। माननीय अध्यक्ष जी, आप खड़े हो ना, इस पर माननीय अगर आपके बारे पीठ, माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से कोई अगर आप माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सदन माननीय अध्यक्ष जी, और इस तरह का आचरण संगठन अगर हो रहा है, माननीय सदन में बैठे हुए हैं, इस तरह की छोटी मानसिकता, इस सोच को लेकर हम यहाँ हमें इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। ये कह देना कि मैं पहाड़ी हूं या ये कह देना कि मैं प्लेन्स का हूं, आप उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरी विधानसभा में 50 सीएनएम, मुझे यकीन नहीं हुआ दैनिक जागरण में जब मैंने पढ़ा कि 50 सीएनएम चक्रोता कालसी में आपने भेजी, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने सीएमओ को फोन करके पूछा कि क्या वास्तव में आपने 50 सीएनएम चक्रोता कालसी में भेजी? तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि हाँ, हमने 50 सीएनएम चक्रोता कालसी में। तो इसलिए मैं इसलिए धन्यवाद भी दे रहा हूं और साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि जो मेरी पीड़ा थी इस सदन के अंदर, जो प्रदेश की पीड़ा है, मैंने तो कह दिया तो मेरे यहाँ 50 सीएनएम आ गए। तो हालात, आप स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। प्रीतम भाई साहब हमारे बहुत अच्छे, मैं भी धन्यवाद ही दे रहा हूं, मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूं। इस अवलंबी लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति के पश्चात जो धनराशि अवमुक्त की गई है,
उस दिशा में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य फुरकान अहमद और माननीय नेता प्रतिपक्ष जिन्हें जो नियम 58 में सूचना चाहिए, इसमें कहना है कि जनपद हरिद्वार के पिरान कलेर में राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अंतर्गत जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्र संख्या 93 जी मु व्य सहा 2015 दिनांक 4 दिसंबर 2015 के द्वारा कुल 1.801 हेक्टेयर अर्थात 4.502 एकड़ भूमि विभाग को हस्तांतरित की गई थी, किंतु उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने के कारण उक्त भूमि पर यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाना संभव नहीं हो पाया है। जनपद हरिद्वार के पिरान कलेर में यूनानी कॉलेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 400 लाख की धनराशि प्राविधानित है तथा आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 422.55 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 25.80 यानी कि 25,80,000, इस प्रकार कुल 448.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। वन मंत्री जी, वैसे आपके दो सवाल हैं, आवारा अलग हो गया, वन का अलग हो गया। आवारा का बंदरों का, और जहां बंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कृषि को पूर्णतः नष्ट कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि पलायन की, जहां शहरी क्षेत्रों में आज व्यक्ति अपने कार्यालय को जाते हैं, अभिभावक कार्यालय को जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, और उससे पहले उनको चिंता हो जाती है मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, उस मोहल्ले से जा रहा है, उस गली से जा रहा है जहां पर बंदरों का इतना प्रकोप है, पहले मैं विद्यालय जाऊं या कार्यालय जाऊं अपनी सेवाएं देने के लिए, या बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाऊं करके, और स्वयं तो जाता ही जाता है, उसके साथ बड़े बड़े डंडे लेके जाता है कि कैसे उससे नहीं बच्चे को कहीं काट ना दे करके। और अक्सर ये शिकायतें आती है कि आज बंदर ने इसको काट दिया, इस बच्चे पे झपट गया है, इस औरत महिला पे झपट गया है, इस वृद्ध पे झपट गया है। बंदरों ने 333 लोगों पे आक्रमण करने का काम किया है, उसी तरीके से 4 लेपर्ड ने और 2 सुअरों ने। यह सिर्फ मात्र 1 महीने का उदाहरण है और एक हॉस्पिटल का है, एक जिला चिकित्सालय। मान्य देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है, और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान आकर्षण ही नहीं, सरकार से या पीठ से निर्देश देने का कृपा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय है, और इस अभिनय में लोक महत्व है। सदन की समस्त कार्रवाई रोक के चर्चा की मांग करता हूं। निश्चित रूप से माननीय भुवन कापड़ी जी, लखपत बुटोला जी, रवि बहादुर जी और वन्य जीवों, मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर अपनी चिंता प्रकट की। माननीय अध्यक्ष जी, सभी को विदित है कि हमारा राज्य वन और वन्य जीव बाहुल्य राज्य है, 71% हमारी फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन उसके बावजूद अभी वन्य जीव की क्या आवश्यकता है। देखिए, जो हमारी डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए सबका होना भी आवश्यक है, और ये हमारी आर्थिकी में भी कहीं ना कहीं इनकी मदद मिलती है। लेकिन इसको, इस संघर्ष को कैसे रोका जाए, इसकी चिंता सरकार ने बहुत गंभीरता से की, और अभी कुछ साथियों ने हमारे मुआवजे की बात की, भाई इंजीनियर रविंद्र ने, तो वो 1,80,000 तो भाई मेरे वो 30% तत्कालिक है, लेकिन हमने, क्योंकि ये समस्या होती थी, हर डिवीजन का पैसा जाता था, अब हम लोगों ने इसका एक कॉर्पस फंड बनाया कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां तत्काल पैसा दे दिया जाए। 6 लाख रुपए मुआवजा हमने किया, सरकार को बधाई देनी चाहिए। अब 4 लाख से बढ़ा के 6 लाख किया, हमने बढ़ा के दिया है, और जरूरत पड़ेगी सोचेंगे इस पर भी, मुख्यमंत्री से बात भी हो सकता है इसको और बढ़ाएं, लेकिन समय अवधि कम कराने की बात सरकार जो है उसको देखिए, आप समय अवधि कम कराना है। और ये नहीं होता कि पहाड़ों में ततैया, मधुमक्खी, लंगूर और बंदर के काटने से मौत हुआ करती थी, लेकिन ये इसमें खबर नहीं था। हमारी सरकार ने इसको भी कवर किया है। बंदरों के बंजाकरण की बात आपने की, देखिए पिछले 10 वर्ष पूर्व बंदरों के बंजाकरण की प्रथा शुरू हुई थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी 1,15,000 के आसपास बंदरों का हमने 10 सालों में बंजाकरण किया, जिसमें 71,000 बंजाकरण हमने केवल 3 साल में किए,
और इस साल अभी हमको 28,000 और करना है, यानी कि 3 सालों में 1 लाख का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। तो ये बहुत तेजी से पंजाकरण कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, बंदर आज की समस्या नहीं है और इसको लॉन्ग टर्म योजना के तहत आप इसको कम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पंजाकरण करने के बाद इनकी कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो रुकेगी। तो ये कुछ समय तो लगेगा, क्योंकि बिजली का बटन तो है नहीं कि बटन दबाया और बंदर साफ हो गया। और अगर ये बंदर आए कैसे, इस पर भी कुछ सोचो। लोगों ने खुद ही लगाया। बंदर सबसे खतरनाक जानवर तो 2 टांग का जानवर इंसान है। लेकिन जब किसान कम हो गए, पहले किसान खेत में ज्यादा होते थे तो बंदर डरता था, बाद में लोगों ने बंदरों को शुरू किया। चना खिला दो, इलायची खिला दो, और धीरे धीरे जो नमक मिर्च मसालेदार खाना लगा तो अच्छा लगने लगा। हमने एरोमेटिक सिस्टम उठाया कि ताकि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकने के लिए अगर गांवों के किनारे में सोलर लाइट लगा लें तो निसंदेह इसको हम लोग लगातार आगे माननीय पशुपालन मंत्री जी। गायब था। अच्छा, गायब थे, गंभीर नहीं। माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी ने अपना वक्तव्य दिया है। मैं निराश्रित पशु जो हैं, जो सड़कों पर हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी और हमारे जानमाल को भी खतरा हो रहा है, ये काफी बार सदन में ये उठाया गया है और लगातार इस सदन के माध्यम से मैं ये बता रहा हूं कि पूरे सदन को उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी सरकार ने निराश्रित गौवंश के बारे में सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 विभागों ने, जिला पंचायत, शहरी विकास और एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने एक मीटिंग करी इस समस्या को देखते हुए, और हमने 2023 में जुलाई 4, 2023 को एक शासन आदेश पारित किया कि इस समस्या को देखते हुए हम उत्तराखंड में नई गौशालाएं बनाएंगे और नई गौशालाएं बना के जो निराश्रित गौवंश हैं उनको हम उन गौशालाओं में शिफ्ट करेंगे और उनका भरण पोषण जो है वो कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा। आज के दिन उत्तराखंड में हमारे पास 61 मान्यता प्राप्त गौसदन है, 9 अनुबंधित हैं। टोटल में 70 हमारे पास गौशालाएं हैं, जिसमें कि 15,000 जानवर आज के दिन उत्तराखंड में हम भरण पोषण कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास 58 नए डीपीआर, उत्तराखंड में हम 58 नई गौशालाएं और बनाने जा रहे हैं, जिसमें 15 गौसदनों में ऑलरेडी काम प्रारंभ हो चुका है। इन गौसदनों की क्षमता लगभग 15,000 के आसपास है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, कि इस बजट में गौसदनों के लिए जो पहले हमको 42 करोड़ 57 लाख रुपए मिलता था 2024-25 में, उस राशि को बढ़ा के आगामी 25-26 में 60 करोड़ करने का इस सरकार ने काम किया है। ये सरकार की गंभीरता दिखाती है पशु की तरफ। और उसके साथ साथ ग्राम गौसेवक योजना के अंतर्गत ग्राम सभा, 60 ग्राम सभाओं में हम लगभग 300 नर गौवंशियों के पशुओं को शरण दी गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष में 21,37,000 रुपए हम ऑलरेडी वितरित कर चुके हैं। लगातार हमारी कोशिश यही है। अभी संकल्प में भी भुवन कापड़ी जी के माध्यम से हर ग्राम सभा में, हर विधानसभा में गौशाला खोलने की बात कही गई। मुझे खुशी है बताते हुए कि 70 में से लगभग जो 58 नए डीपीआर हमारे पास आए हैं, सिर्फ 15 विधानसभाओं को छोड़ के, जहां पे जमीन की उपलब्धता की समस्या आ रही है, जिसमें भी जमीन की चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है, हम बाकी अन्य शेष जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें गौशाला बनाने का काम ये सरकार ऑलरेडी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा, बेडौल अक्सर अधूरी शिक्षा की निशानी है। और आज पूरे प्रदेश में पूरी शिक्षा व्यवस्था बेडौल हो चुकी है माननीय अध्यक्ष जी, और बदहाल हो चुकी है। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ही ऊर्जावान भी हैं और सदन में धारा प्रवाह अपने जो भी प्रश्न होते हैं
विभाग से संबंधित जो भी विषय होते हैं उसको बड़ी प्रखरता के साथ, बड़ी चतुराई के साथ सदन में प्रस्तुत करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, आज हम पलायन की बात कर रहे हैं, रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। आज हजारों घरों में ताले पड़ चुके हैं माननीय अध्यक्ष जी। घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं माननीय अध्यक्ष जी। इसके कारण क्या है, इसके कारक कौन है, इसकी वजह कौन है, इसकी पृष्ठभूमि में जानना आवश्यक है माननीय अध्यक्ष जी। नियमावली में परिवर्तन करेंगे, नियमावली में बदलाव लाएंगे माननीय अध्यक्ष जी, आपका कहना है। 5 महीने हो चुके हैं, 5 महीनों से नियमावली में परिवर्तन नहीं हो पाया है माननीय अध्यक्ष जी। और लेक्चरर्स से प्रधानाध्यापकों की पद का मामला भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है माननीय अध्यक्ष जी। स्थगन को आपने नियम 58 में विपक्ष ने और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।